नमस्कार विद्यार्थियों, विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है, ठीक है। जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 एसएसटी के अंदर। अध्याय 2 इसका नाम है संघर्षकालीन भारत। संघर्षकालीन भारत मतलब भारत के साथ में जिन जिन विदेशी आक्रांताओं से संघर्ष हुए हैं और उन संघर्षों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसका कालक्रम है 1206 से लेके 1757 तक। 1206 से लेके सन 1757 तक का जो समय है, इस समय में जो जो घटनाएं घटित हुई है उन घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो भारत हमेशा से ही विदेशी आक्रांताओं से क्या ग्रसित रहा है। यहाँ पे कई विदेशी आक्रांता आए थे और विदेशी आक्रांता जो आए थे उनको मुंह तोड़ के हमने जवाब भी दिया था। विदेशी आक्रांता, जिसमें आप ले सकते हो नाम अरब, ठीक है, और ये क्या कहते हैं, अरब, मुगल, अंग्रेज, ये सभी विदेशी आक्रांता थे और भारत के अंदर आके इन्होंने आक्रमण किया। हमारे यहाँ पे उन्होंने शासन करना प्रारंभ कर दिया और शासन करने के पीछे हमारी कुछ कमियां रही थी, और वो जो हमारी कमियां थी, हमें एकता का अभाव था। हमारा वर्तमान भारत पहले इस स्थिति के अंदर नहीं था। हमारा जो भारत है कई खंडों के अंदर विघटित था, कई खंडों के अंदर ये बटा हुआ था। अब देखो 1206 से 1757 तक के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण होते रहे थे, लगातार कई वंशों ने यहाँ पे आक्रमण किया था, लेकिन लंबे समय से सबसे लंबे समय तक जो शासन किया था वो अंग्रेज थे, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत के अंदर क्या है कि शासन किया था। और यहाँ हमें कुछ जानकारी, कुछ ऐसे इतिहास की पुस्तकों के माध्यम से या कुछ कवियों के माध्यम से, कुछ इतिहासकारों के माध्यम से ये जानकारियां हमें प्राप्त हुई, जिसमें अमर खलीफा के समय, मतलब एक विदेशी आक्रांता था, अरब आक्रांता था, अमर खलीफा के समय 636, कौन था ये, अमर खलीफा, अमर खलीफा, ये अरब आक्रांता था, जो कि 636 ईस्वी, देखो 636 ईस्वी में अरबों का पहला आक्रमण, समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ था। कहां हुआ था? समुद्र के माध्यम से। अमर खलीफा ने 636 में भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? अमर खलीफा के द्वारा 636, और ये कहां पे किया गया था? ठाणे के अंदर। ठाणे क्षेत्र है, जगह का नाम है, जहां इन्होंने आक्रमण किया गया था। अमर खलीफा के द्वारा भारत पे आक्रमण किया गया था, ठीक है। और ये जो आक्रमण था, ये समुद्री आक्रमण, मतलब ये किस रास्ते से आया था भारत के अंदर? समुद्र के रास्ते से। तो ये जो जगह है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ये जगह कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ये स्थित है। तो ये समुद्र के रास्ते से भारत के अंदर प्रवेश करता है और उसने यहाँ आके आक्रमण किया था। समुद्र का रास्ता, इस ओर पानी, इस ओर पानी, इस ओर पानी, ठीक है, और यहाँ पानी है। इस तरीके से भारत का नक्शा है, ठीक है, जैसे सामान्य सी जानकारी के लिए। तो इसने इस ओर से आक्रमण किया था, समुद्र के रास्ते से भारत के अंदर इसके द्वारा आक्रमण किया गया था, अमर खलीफा के द्वारा, ठीक है। और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था भारत पे। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण भारत के ऊपर हुआ था। कब हुआ था? 712 ईस्वी में। और इसने यहाँ का जो राजा था, सिंध का राजा, कहाँ का राजा? सिंध प्रदेश का, सिंध प्रदेश का शासक उस समय कौन था? दाहिर सेन। कौन था? दाहिर सेन। दाहिर सेन ये शासक हुआ था, जिसने
क्या किया था, भारत पे आक्रमण किया था। सिंध प्रदेश मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया था और इसका मुकाबला जो करने वाला था भारत का शासक दाहिर सेन ने डट के मुकाबला किया था मोहम्मद बिन कासिम का, और 712 ईस्वी में इसके द्वारा भारत पे आक्रमण किया था। तो ऐसे कई विदेशी आक्रांताओं ने भारत के अंदर आके आक्रमण किया था। और इसी तरीके से मोहम्मद गजनवी का अगर आपने नाम सुनाओ, मोहम्मद, ठीक है, ये 3 आक्रमण हो गए। मोहम्मद गजनवी आक्रमण, ये किसके समय आक्रमण किया था इसने, मोहम्मद गजनवी ने। पृथ्वीराज चौहान, जब दिल्ली का शासक कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के समय इसके द्वारा मोहम्मद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया था भारत पे। तो ये विदेशी आक्रांता थे और इन्होंने भारत पे आक्रमण इनके द्वारा किया गया था। तो ऐसे कई विदेशी आक्रांत आए थे और जो मोहम्मद गजनवी, इसको तो कई दफे पराजित भी किया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, लेकिन भारत के लोगों का आदर्श रहा है, उदार हृदय रहा है, और उदार हृदय के कारण इनको 17 बार पराजित करने के पश्चात भी हर समय इसको क्या कर दिया गया, माफी कर दिया गया, इसको माफी दे दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये बाहरी आक्रांता भारत के अंदर आए। लेकिन अब भारत के अंदर ये जितने भी मुस्लिम आक्रांता है, लेकिन 1206 ईस्वी में, कब, 1206 ईस्वी में भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना, यानी भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी, 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना हो जाती है और यहाँ भारत के अंदर इस्लाम धर्म स्थापित हो जाता है, क्योंकि ये सब जितने भी आक्रांता आए थे सब मुस्लिम आक्रांता थे और अलग अलग क्षेत्रों से भारत के अंदर आए। अब स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे कि यहाँ किस तरीके से कब किस शासक ने यहाँ पे आक्रमण किया था, जिसमें पहला है दिल्ली सल्तनत पे जो आक्रमण किया गया था। दिल्ली सल्तनत जो किसके अधीन थी, 1206 से 1526 तक का जो इतिहास, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 ईस्वी तक का जो समय है, उस समय भारत पे किस तरीके से शासन चल रहा था, किसका शासन था यहाँ पे। तो यहाँ 1206 से और 1526 तक का जो समय था, उस समय 1206 के समय राज्यारोहण 1206 में हुआ, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इल्बरी वंश से था। 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक अधिकार, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या हो गया था, यहाँ पे अधिकार हो गया था दिल्ली पे। ठीक है, इन्होंने इनका राज्यारोहण 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण हो गया था दिल्ली सल्तनत पे, यानी दिल्ली पे इनका अधिकार हो गया था। और ये किस वंश से संबंधित थे, इनका वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंश था, यामिनी, इल्बरी और ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ये ऐबक वंश से, मतलब ये इन नामों से ये जाना जाता था, इस वंश से ये संबंधित व्यक्ति था जो जिसने भारत के अंदर शासन किया था। कब से, 1206 से 1526 तक का इसका कार्यकाल रहा था भारत में। ठीक है, और इसके द्वारा दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार का निर्माण भी किया था, इसका अपने नाम से ही, कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार का निर्माण
किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार बनाई गई थी, ठीक है। और कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन का इसका कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसकी याद के अंदर? जो वहां जो शासक था, मतलब जो एक संत हुआ था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से वो संत प्रसिद्ध थे, और उनकी याद के अंदर, उनकी स्मृति के अंदर कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और ऐसा बताया जाता है कि समकालीन यानी उस समय जो मतलब उस समय एक खेल खेला जाता था, राजा महाराजाओं का शौक हुआ करता था। वर्तमान में उसे पोलो कहते हैं, लेकिन चौगान कहते हैं। मतलब उस समय उसको क्या कहते हैं? चौगान। कुतुबुद्दीन की मृत्यु, मतलब ये कैसे मरा था? पोलो खेलते हुए। पोलो खेलते हुए, मतलब कुतुबुद्दीन की मृत्यु पोलो खेलते हुए हो गई थी। किस समय हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु? पोलो खेलते हुए। पोलो जब ये खेल रहे थे उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर इनकी कुछ हादसा हो गया, उस समय लग गई कर गई थी, तो उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते हुए, ठीक है। तो ये था दिल्ली सल्तनत पे जो शासन किया था 1206 से 1526 तक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब इसके बाद में एक नया शासक आता है जिसका नाम था इल्तुतमिश, जिसने 1210 से 1236 तक इसका शासन था। इल्तुतमिश 1210 से 1500 यानी 1210 से इन्होंने 1236 तक, यानी 1236 तक इनका शासन रहा था। 1236 तक का इनका शासन रहा था इल्तुतमिश का। अब देखो इल्तुतमिश के बारे में क्या क्या कहा जाता है कि ये ऐबक का दामाद था। ये किसका दामाद था? ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था? इल्तुतमिश था। और इसने मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है, यानी इसे इल्तुतमिश को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा जो है इसका साम्राज्य, इसमें यानी मुस्लिम संघ की जो स्थापना की गई थी, मेन प्रमुख इसका योगदान रहा था, यानी मुस्लिम संगठन को कायम करने के अंदर इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। फिर 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश रणथंबोर जीता, यानी रणथंबोर के किले पे आक्रमण करके इल्तुतमिश के द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है? जीत लिया जाता है। और 1223 में सुल्तान ने मालव पर आक्रमण किया, मालव प्रदेश पे इसके द्वारा आक्रमण किया जाता है, उस क्षेत्र को भी इसके द्वारा जीत लिया जाता है। तो ऐसा योगदान किसके द्वारा रहा था? इल्तुतमिश का रहा था। और ये किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। फिर रजिया सुल्तान, इतिहास की पहली महिला शासिका, रजिया सुल्तान के नाम से फेमस थी। इतिहास की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, इनका जो समय था, रजिया सुल्तान का जो समय था वो कब से कब तक था? 1236 से 40 ईस्वी तक। इन्होंने शासन कब से कब तक किया था? 1236 से 1240 तक, 40 ईस्वी तक का जो समय था उसमें इन्होंने शासन किया था रजिया सुल्तान ने। और ये जो रजिया सुल्तान है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद, मतलब इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। किसकी ये बेटी थी? पुत्री। इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान, जिन्होंने शासन कार्य अपने हाथ में लिया था और इतिहास की पहली महिला शासिका भी हुई थी उस समय। और इन्होंने, रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग किया। इनके द्वारा कौन सी प्रथा का त्याग किया गया था? पर्दा प्रथा का इनके द्वारा त्याग किया गया था रजिया सुल्तान के द्वारा। और रजिया सुल्तान ने
कुल्हा, यानी दो चीजें धारण की, कुबा और कुल्हा, कुबा व कुल्हा, यानी लंबा लिबास और सर पे टोपी ये पहना करती थी। मुस्लिमों में जो टोपी पहनी जाती है तो ये टोपी पहना करती थी, और एक लंबा लबादा टाइप का जो होता है, जो कश्मीर के जो बंदे हैं, कश्मीर के जो लोग हैं अधिकतर सर्दी से बचने के लिए ऐसे लंबा लबादा जो पहनते हैं, वैसा इनके द्वारा पहना जाता था। ऐसे वस्त्र इसके द्वारा धारण किया गया था, और ये घोड़े पे सवार होके अपने साम्राज्य की रक्षा भी करती थी, और उसके अंदर इसने इसके द्वारा कई युद्ध भी लड़े गए थे रजिया सुल्तान के द्वारा, ठीक है। लेकिन रजिया सुल्तान जब शासिका बनी तो वहां अबिसिनियाई जो निवासी थे उन लोगों के द्वारा इसका क्या किया गया था, मतलब वहां जो अमीर आखुर जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा क्या है कि इसका वो विरोध भी किया गया था, यानी इसको शासक के रूप में स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे, किसको, रजिया सुल्तान को, ठीक है। वो 1240 से 1242 ईस्वी तक, 1240 से 1242 ईस्वी तक बहराम शाह शासक बन गया, यानी फिर इसकी मृत्यु हो जाती है रजिया सुल्तान की, फिर नया शासक बन जाता है। फिर कई ऐसे शासक बने थे, लेकिन जो प्रसिद्धि लिए हुए जो इसके रजिया सुल्तान के पश्चात जो शासक आया था वो था बलबन। नया शासक बना था रजिया सुल्तान के बाद में, जिसका नाम था बलबन। वो बलबन का जो शासन काल था, बलबन ने जो शासन किया था वो कब से कब तक, 1265 से 1296 तक, 1265 से 1296 ईस्वी तक, 96 ईस्वी तक का इनका काल रहा था। इस समय कई इन्होंने इनके द्वारा उतार चढ़ाव देखे गए थे, और इसे उल्गू खां बलबन, यानी ये उल्गू खां जिसे बलबन के नाम से जाना जाता, इसके नाम से उल्गू खां, जो कि इसे क्या कहते थे, बलबन। उल्गू खां जिसे बलबन के नाम से जाना जाता था, और इल्तुतमिश के चहलगामी 40 नामक तुर्की दासों की प्रसिद्ध दल से संबंधित था। और ये उल्गू खां किससे संबंधित था, इल्तुतमिश, चालीसे से संबंधित, यानी इल्तुतमिश के 40 से संबंधित था कौन, उल्गू खां बलबन, जो कि इसकी जो एक संगठन बनाया गया था इल्तुतमिश ने 40 का, जिसे चहलगामी भी कहा जाता था, इससे ये संबंधित था। और इसने 1265 में ये गद्दी पर बैठा, यानी 1265 में शासक बना कौन, बलबन। 1265 में शासक कौन बना, बलबन। 1265 में शासक बना था बलबन। 1265 के अंदर शासक बन गया, और शासक बनने के बाद में इसने सैन्य विभाग दीवाने आरिज का पुनर्गठन किया, यानी एक सैन्य विभाग था दीवाने आरिज, सैन्य विभाग जिसे कहते हैं दीवाने आरिज, पुनर्गठन क्या किया गया था, इसका पुनर्गठन, वापस इसको गठित किया गया था, और सेना की संपूर्ण जानकारियां अपने पास में इसने जुटाना करना प्रारंभ कर दिया था। और इसी के साथ में इसने सिजदा और प्रोबोस प्रथा को भी क्या है कि लागू किया गया था। सिजदा व प्रोबोस प्रथा शुरुआत, यानी
किसके द्वारा? बलबन के द्वारा सिजदा व पोगोस, यानी दरबार के अंदर जो भी सम्राट के समक्ष जाएगा उस व्यक्ति को सिजदा करना पड़ेगा। पोगोस यानी झुक के प्रणाम करना पड़ेगा। राजा के समक्ष झुक के प्रणाम करने की प्रथा इसके द्वारा शुरू की गई थी। और इसने बलबन के द्वारा क्या किया गया था कि ऐसी प्रथा को लागू किया गया था। और पुरुषों को, और इसके द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी। बलबन के द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? इसकी जो नीति थी रक्त व लौह की नीति, ये किसके द्वारा अपनाई गई थी? बलबन के द्वारा। बलबन ने रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किया गया था। तो इस तरीके से बलबन ने अपने साम्राज्य की सीमाएं इसके द्वारा फैलाई गई थी। और ये अपने आप को किसके समकक्ष मानता था? ये अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। अपने आप को राजा किसके समान है? इस पृथ्वी पे ईश्वर के समान है। और ईश्वर की आलोचना या ईश्वर का प्रतिकार कोई भी नहीं करेगा, ऐसा बताया जाता है। यानी ऐसे शब्द इसके द्वारा कहे जाते थे जनता के द्वारा, आवाम के अंदर ऐसे शब्द इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए। और अपने आप को मतलब 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान बना लिया। यानी इसके बाद में कौन शासक बन गया? जलालुद्दीन खिलजी क्या है? इस दिल्ली सल्तनत पे वो अधिकार करने लग जाता। तो इस तरीके से हमने बलबन के बारे में ये पढ़ा है। काफी कुछ हमने इसमें संघर्षकालीन भारत के अंदर जो कि 1206 से 1757 का जो समय था, इसके बारे में काफी कुछ जानकारियां अर्जित की है। अब इसके जो नेक्स्ट बिंदु है इनका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।